हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक लॉ को। तो हमारे पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहलाते हैं, तो आइए देखिए। हमारे पीरियोडिक लॉ जो है वो 5 टाइप के होते हैं, राइट। तो 5 साइंटिस्ट ने जो है वो पीरियोडिक लॉ दिया। पहला डो ब्राइनर ने दिया, सेकेंड लॉ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है, थर्ड जो है वो लोदरमेयर कर्व कहलाता है, फोर्थ जो है वो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, और फिफ्थ जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो कहलाता है। इसी को हम मोजले पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, राइट। तो अगर हम इन 5 लॉ को गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट 4 लॉ जो है इसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट जो है, ये फर्स्ट 4 लॉ जो है यहाँ पे एलिमेंट का अरेंजमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे किया गया, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे जो है यहाँ पे एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसको कि हम मोजुले पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, केवल और केवल ये जो है वो एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट का अरेंजमेंट जो है वो किया गया। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था, ठीक है। और इस कारण ये पहले 4 लॉ जो है वो फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए, और ये लॉ जो है वो आज भी चल रहा है। क्लियर है? उसका सिंपल सा रीजन था कि ये लॉ रिजेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया, और यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा डो ब्राइनर्स ट्रायड है, ये क्या कहलाता है? तो जब डो ब्राइनर ने जो है वो ये पीरियोडिक लॉ दिया था तो उस समय तक 25 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, ठीक है ना। 25 एलिमेंट्स नोन थे। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर थी, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी, तो डो ब्राइनर ने जो है वो 3 एलिमेंट के जो है वो ग्रुप बनाए, ठीक है ना। ये ग्रुप जो है वो आप LCC से याद रख सकते हो। पहला लिथियम वाला, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो 3 एलिमेंट के ग्रुप को उसने बोला ट्रायड, ठीक है ना। तो एक ट्रायड ये था, एक ये वाला कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम वाला ट्रायड था। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम का ट्रायड था, और एक ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला ट्रायड था, ठीक है ना। तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वाला ट्रायड था। ये ट्रायड बना दिया। फिर स्टेटमेंट उसने दिया कि मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, ठीक है, मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज अर्थमेटिक मास ऑफ 2 एडजेसेंट एलिमेंट। उसने ये स्टेटमेंट दिया कि मिडिल एलिमेंट का जो मास है ये एडजेसेंट एलिमेंट के मास का एवरेज होता है। तो लिथियम का मास 7 और पोटेशियम का मास 40 होता है। तो अगर हमें मास ऑफ सोडियम पता नहीं है तो ये निकल आएगा यहाँ पे, दैट इज़ द मास ऑफ लिथियम 7, मास ऑफ पोटेशियम 40 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये 23 आ जाएगा, और ये सोडियम का मास हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रोंटियम का मास निकालना है तो कैल्शियम का मास होता है 40, बेरियम का 137 होता है। तो मास ऑफ स्ट्रोंटियम, ठीक है ना, स्ट्रोंटियम मास जो है वो अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2, तो स्ट्रोंटियम मास आ जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रोमीन मास चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास चाहिए तो कैसे निकालोगे? क्लोरीन का 35.5 होता है, आयोडीन का 127 होता है। तो 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये जो है वो हमारे मास जो है वो आ जाएंगे। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो स्ट्रोंटियम का मास होगा, यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो ब्रोमीन का मास होता है। तो हम यहाँ पे आंसर जो है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटर अपने पास है तो तुरंत ही कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ओके। तो 35.5 + 127 डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 81.25, तो 81.25, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्रोमीन का मास जो है वो हो जाता है। और स्ट्रोंटियम का मास जो है वो कैसे आएगा, दैट इज़ 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2,
तो 88.5, नो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, आपका 40 प्लस 137 डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 88.5, राइट। तो ये 88.5 जो है वो स्ट्रोंटियम का मास हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे जो है वो मास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डोबराइनर ट्रायड है। तो डोबराइनर ने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, फिर उसने जो है सिमिलर एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, और ये 3-3 के ग्रुप में उसने अरेंज करके कहा कि मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ 2 एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहलाता है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो जब दिया गया तो उस समय तक हमको केवल और केवल 56 एलिमेंट्स जो है वो पता थे। तो 56 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते थे जब न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, राइट। तो ये लॉ जो है वो म्यूज़िकल नोट्स के बेसिस पे था, और म्यूज़िकल नोट्स जो है वो आपके 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th। तो उसने स्टेटमेंट दिया कि एवरी अर्थ एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करेगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिखते हैं, हीलियम लिखा नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हीलियम पता नहीं था उस टाइम पे। तो आ जाएगा लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के जैसी होती हैं। फिर आगे लिखा जाएगा सोडियम, लिखना तो नियॉन था लेकिन नियॉन पता ही नहीं था तो सोडियम लिखा गया। सोडियम के बाद फिर लिखा गया मैग्नीशियम, के बाद एल्यूमिनियम, के बाद सिलिकॉन, के बाद फॉस्फोरस, के बाद सल्फर, के बाद क्लोरीन, राइट। तो एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। अगर आपने जो है कहा कि नहीं हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8th नंबर का एलिमेंट ये होगा। तो दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी, मैच करेंगी, सिमिलर होंगी, राइट। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाया गया। ये लॉ जो है वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये जो म्यूजिकल नोट था ये केवल फर्स्ट टू 20 एलिमेंट के लिए ही वैलिड था। जैसे ही 21 नंबर का एलिमेंट आया, जैसे ही ट्रांजिशन सीरीज शुरू हुई, ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हुए, वैसे ही ये लॉ जो है वो हमारा फेल हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे रिजेम्बलेंस शो नहीं किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लोदरमेयर कर्व कहलाता है। तो ये हमारा 3rd पीरियोडिक लॉ है, लोदरमेयर कर्व। तो यहाँ पे कर्व खींचा गया किसके बीच में, मोलर वॉल्यूम मतलब एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम, तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम पे जो है वो कर्व खींचा गया। और कर्व खींचा गया तो फिर देखा गया कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा किसका था। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो ग्रुप 1 का था। तो ग्रुप 1 जो एलिमेंट थे उनके एटॉमिक वॉल्यूम जो है अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा थे, ठीक है ना। इसलिए ग्रुप का जो पीक था, ग्रुप का जो पीक पॉइंट था, वहाँ पे जो है वो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो है वो अरेंज हो गए। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट कहाँ अरेंज हुए, जहाँ पे पीक था, राइट। क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम जो है, इनका वॉल्यूम जो है वो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा था, ठीक है ना, इसलिए वो पीक पे नज़र आए। फिर जिनका वॉल्यूम सबसे कम था वो बॉटम पे नज़र आए। तो बॉटम पे जो नज़र आए, ठीक है, बॉटम पे जो है वो नज़र आए वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे, राइट। तो पीक पे तो हमारा जो है वो अल्कली मेटल था, ठीक है, और जो बॉटम पे थे तो वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट थे।
क्लियर है। फिर बचते हैं जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो हमारे हैलोजन एलिमेंट होते हैं। तो पूछा जाता है कि हैलोजन एलिमेंट कहाँ पे था, हैलोजन एलिमेंट इस कर्व में कहाँ पे मिलेगा। तो देखो बड़ा इसमें सोचने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीज़न ये है कि क्लोरीन जो है वो नीरेस्ट होता है किसके, पोटेशियम के। तो क्लोरीन यहाँ कहीं मतलब असेंडिंग, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आपको क्लोरीन जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन, आर्गन के बाद आएगा पोटेशियम। तो असेंडिंग पोजीशन में जो है वो हमको हैलोजन एलिमेंट जो है वो हर जगह पे मिले, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हमको हैलोजन एलिमेंट जो है वो हर जगह मिले, राइट। तो टॉप पोजीशन पे अल्कली मेटल, बॉटम पे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। असेंडिंग टू द कर्व दैट इज हैलोजन एलिमेंट। तो हैलोजन एलिमेंट हमको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो मिले, असेंडिंग पोजीशन पे मिले कर्व के, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, ये तो हमारा लोदरमियर कर्व हो गया। आगे देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहलाता है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जब दिया गया तो उस समय तक 63 एलिमेंट्स जो है वो पता थे, ठीक है ना। उस समय तक 63 एलिमेंट्स पता थे। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है ना, तो उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो है 1 to 8, ठीक है, 1 से 8 ग्रुप थे। जो 9th ग्रुप था, ठीक है, जो 9th ग्रुप था उसको उसने 0 ग्रुप बोला, ठीक है। अननोन एलिमेंट का ग्रुप 0 ग्रुप, ठीक है ना। इनर्ट एलिमेंट का ग्रुप जो है वो 0 ग्रुप बोला। तो ग्रुप 1 to 8 जो है वो उसने बनाए, ठीक है, जो एक्टिव थे पीरियड में, जो ग्रुप में एक्टिव थे, पीरियोडिक टेबल में एक्टिव थे। और पीरियड्स जो है, ठीक है, पीरियड्स जो है वो उसने 7 ही बनाए, ठीक है ना। तो 1 to 8 ग्रुप, 0 ग्रुप जो था वो इनर्ट गैसेस के लिए था, नोबल गैसेस के लिए था, और पीरियड जो है वो 7 थे, राइट। अब देखो ज़रा उसने जो ग्रुप बनाए, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8, ठीक है ना। तो ग्रुप, ईच ग्रुप मतलब कहाँ तक, 7 ग्रुप तक। तो ईच ग्रुप जो है वो डिवाइड किया गया 2 सब ग्रुप में, ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है ना। ए एंड बी सब ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया। इसको भी ए और बी ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया, ठीक है ना। इसको भी ए और बी ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया। ये ग्रुप भी ए और बी में डिवाइड होगा। तो 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया हर एक ग्रुप को, ठीक है ना। ए और बी में जो है वो डिवाइड किया, ए और बी में जो है वो डिवाइड किया, ठीक है ना। तो हर ग्रुप जो है वो ए और बी में जो है वो डिवाइड किया। कितना, 1 to 7 ग्रुप। जो 8th ग्रुप था वो डिवाइड तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट थे 3-3 एलिमेंट जो रखे गए, राइट। 3-3 एलिमेंट जो है वो इस ग्रुप में जो है वो अरेंज किए गए, क्लियर है। तो 3-3 एलिमेंट का अरेंज जो है वो ग्रुप नंबर 8 में जो है वो किया गया। आ रही बात समझ में, ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये हमारे ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारे जो है वो ग्रुप हैं, ग्रुप 1st, ग्रुप 2nd, ग्रुप 3rd, ग्रुप 4th, 5th, 6th, 7 और इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। और ग्रुप 8th, ठीक है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। तो इसका ऑक्साइड R2O और इसका हाइड्राइड RH बनेगा। क्यों बनेगा, तो ये कैसे बनते हैं, तो देखो ज़रा, जो हमारा ग्रुप 1 होगा, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट रखे गए, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे ए सब ग्रुप में चाहे बी सब ग्रुप में, सभी की बैलेंसी जो है वो +1 थी, इसकी भी +1 थी, राइट। तो जो ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड क्या होता है, O-2, तो निश्चित तौर पे लिथियम का ऑक्साइड Li2O बनेगा, ठीक है। सोडियम का ऑक्साइड Na2O बनेगा, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O बनेगा। यहाँ पे कॉपर था, तो कॉपर का ऑक्साइड जो है वो Cu2O बनेगा, ठीक है। सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O बनेगा, ठीक है। और
कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और ठीक है कॉपर, सिल्वर एंड कनीज मेटल, ठीक है, और आपका गोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो AU2O बनना चाहिए, ठीक है ना, +1 वैलेंसी वाला। तो ये ऑक्साइड हो गया। इनका हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड मतलब H-1 होता है, तो निश्चित तौर पे लिथियम का हाइड्राइड LH बनेगा, इसका NaH बनेगा, इसका KH बनेगा, राइट। तो इनके ऑक्साइड को क्या बोला गया, R2O, और इसके हाइड्राइड को RH बोला गया। क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पे R2O RH, यहाँ पे इसकी बैलेंसी जो है वो ये +2 में होता है तो ये RORH2 हो जाएगा, ये 3 में होता है तो R2O3 RH3 हो जाएगा, ये 4 होती है तो RO2 RH4 हो जाएगा, ये आपका ठीक है 5 होता है तो R2O5 RH3, मतलब 3 और 5 दोनों होती है, राइट। तो ऐसी इसकी चलती रहती है, राइट। तो बैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया, दोनों सब ग्रुप ऐसे बनाए जहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती हों, तो ऐसे ही सब ग्रुप बनाए गए, राइट। तो जिनकी बैलेंसी सेम थी तो ऐसे सब ग्रुप जो है वो बनाए गए, राइट। तो देखो ज़रा, A और B सब जगह सब ग्रुप है, लेकिन 8th में सब ग्रुप नहीं है और वहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए गए, राइट। तो ये हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। पीरियड्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 और 7 पीरियड जो है इनकम्प्लीट था, तो वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, राइट। ओके, तो 7 पीरियड बनाए गए और आपके 8th जो है वो ग्रुप बनाए गए, 0 ग्रुप जो था वो अलग से रखा गया, ठीक है ना, वो पीरियोडिक टेबल में नहीं था। तो ये तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, यहाँ पे 63 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया। तो जिस समय मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी उस समय जो है ये बड़ा सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल था, जितने एलिमेंट थे उन एलिमेंट की प्रॉपर स्टडी जो है वो इस पीरियोडिक टेबल से हम कर सकते थे, राइट। तो इस पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स और इस पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स क्या क्या थे, देखो जरा। तो मेरिट्स क्या थे कि हम एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। अगर हमको लिथियम का ऑक्साइड पता है Li2O है, तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O होगा, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O होगा। अगर हमें बेरिलियम का ऑक्साइड BeO पता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, राइट। तो सिस्टमेटिक स्टडी हम कर सकते हैं। अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पता है तो ग्रुप के बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, इजीली समझ पाएंगे कि ये क्या प्रॉपर्टी शो करने वाला है। बात समझ में आ गई, ओके। तो स्टडी जो है वो मेंडलीव ने एलिमेंट की क्या बना दी, ईजी बना दी, सिस्टमेटिक बना दी, ठीक है। फिर क्या था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो प्रिडिक्ट नहीं हुए, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का मास 27 और इंडियम का मास जो है वो 114, दोनों के मास में जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। चूँकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा था तो मेंडलीव ने सोचा कि यहाँ पे एक एलिमेंट और होना चाहिए, एक एलिमेंट जो है वो और होना चाहिए। वो एलिमेंट जो है वो कौन होगा तो पता नहीं था उस समय तक, अनडिस्कवर्ड था, लेकिन उसने वैकेंट स्पेस छोड़ा कि वो नया एलिमेंट जो है वो कौन होगा, तो वैकेंट स्पेस छोड़ के रखा। और ये वैकेंट स्पेस जब फिल किया गया तो यहाँ पे बोरॉन के बाद, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम जो है वो आया, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम जो है फिर यहाँ पे आया। बात समझ में आ गई, ओके। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम जो है वो यहाँ पे आया, तो ये हमारा जो है वो गैलियम आया यहाँ पे, क्लियर है। तो जो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं थे उनको प्रिडिक्ट किया जा सका, राइट। तो न्यू एलिमेंट जो है यहाँ पे डिस्कवर किए जाने लगे, राइट। तो कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जो है वो जर्मेनियम आता था। तो जर्मेनियम उस समय तक पता नहीं था, ठीक है ना। तो चूँकि 2 एलिमेंट सिलिकॉन एंड आपका टिन, यहाँ पे इनके मास में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो मेंडलीव ने सोचा कि बीच में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इस ग्रुप से मैच करती हो। तो बाद में पता चला कि वो एलिमेंट जो है वो जर्मेनियम था, राइट। तो वो एलिमेंट जो है वो जर्मेनियम था, क्लियर हो गया बात, ओके। फिर इसके बाद जो है मतलब न्यू एलिमेंट प्रिडिक्ट कर सके, सिस्टमेटिक जो है वो स्टडी जो है वो एलिमेंट की जो है वो हम कर सके, राइट। तो ये तो हमारे जो है वो मेरिट्स थे।
अब डीमेरिट्स जो है वो इसके क्या क्या थे, डीमेरिट्स जो है वो क्या क्या थे, तो देखो ज़रा डीमेरिट क्या क्या थे। तो डीमेरिट्स इसके बहुत ज़्यादा थे। जब कोई भी, ठीक है, डीमेरिट्स इसके बता देते हैं, बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, कौन कौन से थे, तो देखो ज़रा, जब ये मेंडली पीरियोडिक लॉ आया तो ये बहुत सक्सेसफुल माना गया। ठीक है ना। अब जब कोई चीज़ बहुत सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर बहुत सारे लोग जो है उसमें बहुत सारी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये कमी है, ये काहे का सक्सेसफुल। ठीक है ना, बहुत सारी कमियां जो है वो खोजने की कोशिश करते हैं और जो सक्सेस थी, एक्चुअल सक्सेस थी, उसको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ भी ऐसा किया गया। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे लिमिटेशंस जो है वो खोजे गए, बहुत सारे डीमेरिट्स जो है वो खोजे गए। ठीक है, बहुत सारे लिमिटेशंस जो है वो खोजे गए। पहला लिमिटेशंस हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके रहा। ठीक है, हाइड्रोजन पोजीशन, बोले क्या हाइड्रोजन की पोजीशन तुम्हारी फिक्स ही नहीं है। हाइड्रोजन पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो दो जगह जो है वो रिजेम्बलेंस करता है। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में भी रिजेम्बलेंस करता है और हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 7 में भी रिजेम्बलेंस करता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना, हाइड्रोजन ग्रुप 1 एंड हाइड्रोजन ग्रुप 7। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी जो है वो इसकी -1 होती है, हाइड्रोजन ही -1 शो करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम के जैसा +1 वैलेंसी शो करता है, राइट। तो ये +1 और -1 के कारण जो है वो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 7 से जो है वो प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस करता है। इस कारण इसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, उसको ग्रुप 1 में रखें कि ग्रुप 7 में रखें, राइट। तो दोनों जगह रखा गया भाई। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके हाई तौबा मचाई जाने लगी। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है ना, आइसोटोप्स पोजीशन। अब चूंकि ये जो अरेंजमेंट था वो तो इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर एटॉमिक मास के बेसिस पर था। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, कार्बन के 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो ये आइसोटोप्स के चूंकि मास अलग अलग होते हैं तो उनको अलग अलग पोजीशन दी जानी चाहिए। लेकिन अगर हम अलग अलग पोजीशन देने लगे तो फिर पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो उसने इन सभी को जो है वो एक ही पोजीशन पे रखा, जो कि गलत था, क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट को अरेंज कर रहे हो तो फिर इनको अलग पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं दी, राइट। तो एक लिमिटेशन ये खोजा गया। ये ज़बरदस्ती के लिमिटेशंस जो है वो खोजे जाने लगे। ठीक है, फिर कहा गया कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, ठीक है ना, वो जो है वो पीरियोडिक टेबल, मेन पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किए गए, उनको अलग रखा गया, राइट। उनको मेन पीरियोडिक टेबल में आपने शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये गलत किया आपने। ठीक है ना। फिर इसके बाद उसने कहा कि बहुत से ग्रुप आपने ऐसे बनाए, सब ग्रुप ऐसे बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कैसी थी, वो मैच ही नहीं करती। भाई सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, राइट। इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। जबकि इसका जो बी सब ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये उतने ही इनर्ट हैं। तो ये कैसा ग्रुप बना दिया, एक हाईली रिएक्टिव है, दूसरा जो है वो ऑलमोस्ट इनर्ट है। ठीक है ना। तो ये डिसिमिलर एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप में रखे गए, राइट। तो ये मज़ा नहीं आया भाई। उन्होंने कहा कि डिसिमिलर एलिमेंट जो है, ठीक है ना, एलिमेंट्स जो है वो आपने सेम ग्रुप में रखे, तो ये जो है वो मज़ा नहीं आया। क्लियर है। फिर इसके बाद जो है वो 5th प्रॉपर्टीज थी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा थे, लेकिन उनको पहले रखा गया और कम एटॉमिक मास वाले को ज़्यादा, मतलब आगे रखा गया। तो देखो ज़रा इस पीरियोडिक टेबल में हम देख लेते हैं ऐसा कहाँ कहाँ पे हमको नज़र आ सकता है, राइट। तो ऐसा नज़र आ सकता है आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, अरेकॉन, ठीक है। तो कोबाल्ट, निकल कोई नहीं। फिर थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो
टेल्यूरियम और आयोडीन, राइट। ये जो आपका आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड टेल्यूरियम, आयोडीन। अब देखो ज़रा, इसको देखो ज़रा, ठीक है ना। तो हम पीरियोडिक टेबल खोल लेते हैं। तो आपका देखो ज़रा, अब आर्गन तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा क्योंकि आर्गन तो 0 ग्रुप में रहेगा, ठीक है ना। तो आर्गन का मास 40 होता है और पोटेशियम का मास भी 40 है, लेकिन आर्गन को पहले रखा गया, पोटेशियम को जो है वो पोटेशियम का मास 39 होता है, ठीक है। 40 तो उसका वो होता है, क्या नाम, आइसोटोप्स का मास होता है, ठीक है ना। तो इसका मास 39 होता है। तो भाई आपने पोटेशियम को जो है वो पहले रखना चाहिए था, आर्गन को आपने बाद में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। पोटेशियम जो है बाद में रखा गया, आर्गन जो है पहले रखा गया, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर गलत बोल दिया हो तो करेक्ट कर लेना। आर्गन जो है वो 0 ग्रुप में आता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, ऐसे आप याद रख लेना, और इसका 19 होता है। तो ये बाद में रखा गया और ये पहले रखा गया, ठीक है ना। अभी देखो ज़रा, कोबाल्ट एंड निकल खोज लो भाई। कोबाल्ट निकल कहाँ मिलेंगे? तो कोबाल्ट निकल देखो, कोबाल्ट का मास है 58.93 और निकल का मास है 58.71। तो निकल को पहले रखना चाहिए था एंड कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। आयोडीन एंड टेल्यूरियम देखो, आयोडीन 127.6 और आयोडीन 126.9, मतलब ये 127 है और ये 127.6 है। तो टेल्यूरियम को फिर भी पहले रखा गया और आयोडीन को जो है वो बाद में रखा गया, राइट। और प्रोटेक्टिनियम और आपका थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम, तो ये तो आपके उसमें मिलेंगे एफ ब्लॉक में, तो वो तो यहाँ पे है नहीं, राइट। तो ये जो है वो मेनली पीरियोडिक टेबल थी और ये उसके जो है वो लिमिटेशंस हम गिना रहे थे आपको, ठीक है ना। जो हमको लोगों ने गिनाए वो हमने आपको भी गिना दिए, राइट। तो ये मेन लिमिटेशंस थे जिसके कारण मेंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिस टाइम पे मेंडली पीरियोडिक टेबल को ग्रैंड सक्सेस मिली, वो इन लिमिटेशंस के कारण जो है वो उस पर धूल चढ़ गई, राइट। और फिर एक नई पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो नई पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत महसूस जब होने लगी, क्योंकि अब ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र नहीं आई लोगों को, ठीक है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस नज़र आए, तो कहा गया कि भाई ये इसको रिजेक्ट करो, कुछ नया खोजो, राइट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई गई और ये जो मोज़ले ने इसका लॉ दिया था, उसने कहा था कि भाई एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, एटॉमिक मास की जगह जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल है एज़ कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो उसने एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसने एटॉमिक नंबर और एलिमेंट जो एक्सरे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, एक्सरे की फ्रिक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच जो है वो उसने जो है वो रिलेशन बताया। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है एक्सरे की, ठीक है ना, और ये इक्वल होता है, ये a प्लस बी जो है वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो z माइनस बी, ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो है उसने बताया एटॉमिक नंबर एंड एक्सरे फ्रिक्वेंसी के बीच जो है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है उसने एलिमेंट को अरेंज किया और इस कारण इसको ग्रैंड सक्सेस मिली। तो इसने भी एलिमेंट्स जो है वो 117 जो है वो अरेंज किए और 117 एलिमेंट्स को उसने जो है वो अरेंज किया, तो उसने 18 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अब 18 ग्रुप, भाई वहां तो 8 ग्रुप थे, यहाँ पे 18 बना दिए आपने। तो जो सब ग्रुप थे ना उनको ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, सब ग्रुप थे उसको ब्रेक कर दिया और 7 पीरियड्स बनाए। तो 7 पीरियड्स तो वहाँ भी थे और वहाँ पे 8 ग्रुप थे टोटल। 9th ग्रुप जो है वो 0 ग्रुप था, तो उसको सबको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो देखो कैसे ब्रेक किया गया, देखो यहाँ पे ये ग्रुप 1 था, तो 2 ग्रुप ये हो गए, 2 4, 2 ग्रुप ये होते 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 और 2 14, 14 के बाद ये 8th में 3 एलिमेंट थे, तो 15 16 17 एक नया ग्रुप बनाया गया, ठीक है। ये 3 एलिमेंट थे ना एक साथ रखे गए, बोले हटाओ इनको, सबको एक नया ग्रुप दो, ठीक है ना। तो नया ग्रुप दिया गया। तो और एक लास्ट जो ग्रुप बना 18 नंबर का, वो 0 ग्रुप था, ठीक है ना। तो बस ऐसे जो है वो एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए गए 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स में जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया,
राइट। अब देखो ज़रा, इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो नहीं आया, कोई बात नहीं, तो दूसरा खोल लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है वो आप देख लो। ओके, तो ये हमारी जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता ही है कि ग्रुप जो है वो 18 है, 7th जो है वो पीरियड है, राइट। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप और 7 पीरियड जो है वो बनाए गए। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स जो है वो बनाएगा। तो फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 2 एलिमेंट रखे गए। सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो 8। थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे एलिमेंट जो है वो 288, ठीक है ना। फिर फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो 18 एलिमेंट रखे गए। फिफ्थ में भी 18, ठीक है। तो ये एलिमेंट 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे अरेंजमेंट जो है वो किया गया। तो फिफ्थ पीरियड में जो है वो 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ में जो है वो 32, और 7th जो है वो इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। तो जो अरेंजमेंट जो है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में था, सेम टू सेम अरेंजमेंट जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी था, ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट मेंडलीव में भी थे, इसमें भी थे। सेकंड में 8 एलिमेंट थे, इसमें भी थे, राइट। तो अलग क्या था भाई, अलग वहाँ पे ये था कि जो सब ग्रुप थे उनको अलग कर दिया। जो 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट थे उनको सबको ग्रुप दे दिए गए, और जो 0 ग्रुप था उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। बात समझ में आई? ओके, तो ऐसे यहाँ पे जो है ये पीरियड्स बन गए। तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे कम एलिमेंट है, तो सबसे छोटा पीरियड तो आपका यही है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। ये दोनों आपके शॉर्ट पीरियड हो गए, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, ये शॉर्ट है, ठीक है ना। ये आपका जो है वो लॉन्ग पीरियड हो गया, और ये जो सब 6 पीरियड है दैट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड हो गया, ठीक है ना। और 7th जो है वो आपका इनकम्प्लीट पीरियड है, राइट। फिर यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो ये पीरियोडिक टेबल जो है वो 117 एलिमेंट्स को हमने बताया आपको कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड में जो है वो डिवाइड किया। फिर आप इसको ध्यान से देखो तो उसने जो है वो एक और क्लासिफिकेशन किया ब्लॉक वाइज। तो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे एस ऑर्बिटल में जाता है, इस कारण दोनों ग्रुप एस ब्लॉक के हैं। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो है वो पी ऑर्बिटल में जाता है, तो ये सारे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। और यहाँ पे लास्ट में जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल में जाता है, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। बात समझ में आई? हाँ, तो ये हमारा जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, राइट। तो आपको जो है वो सारे के सारे पीरियोडिक लॉ जो है वो हमने बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।